आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये जो थर्म का लफ्ज है ये असल में हीट से निकला है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम असल में कहते हैं स्टडी ऑफ हीट फ्लो एंड हाउ हीट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हीट है वो कैसे फ्लो होती है आपके पास। जैसे इस तस्वीर में हॉट से किधर फ्लो हो रही है, कोल्ड की तरफ। यानी कि एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत गर्म है और एक ये बहुत ठंडा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसके साथ साथ हीट जो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके पास यहाँ पर एक पॉट हो और पॉट के अंदर आपने पानी डाला हो और आप यहाँ पर उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। तो हीट सप्लाई करने की वजह से इन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि हीट सप्लाई करने से एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, तब्दील होगी, जो कि कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असल में ये कहता है कि द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ हीट एडेड टू इट एंड वर्क डन ऑन इट। यानी कि अगर आपके पास एक ये आपका सिस्टम है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं और इस सिस्टम गैस पार्टिकल्स पर मबनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे गैस पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द, सिस्टम के इर्द गिर्द जो एरिया है वो असल में सराउंडिंग है उसकी, और जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से फर्क करती है वो असल में बाउंड्री है। तो बाउंड्री आपके पास एक ये स्क्वायर शेप है अभी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो टोटल चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, जो कि तमाम एनर्जीज का सम होता है, जिसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेल यू जो है वो टोटल चेंज है आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर, वो बराबर होगा जो आपने हीट सप्लाई की होगी, जो कि मैं डेल क्यू कह रहा हूं, प्लस जितना सिस्टम पर काम हुआ होगा या सिस्टम ने काम किया होगा। इसी तरह हीट सप्लाई भी हो सकती है और रिमूव भी हो सकती है। इस चीज को हम फर्दर डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी असल में हम कहते हैं सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास मोशन की वजह से होती है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो असल में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होती है। तो अब आप जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे इस सिस्टम को जो कि गैस पार्टिकल्स पर मबनी है, उतना ज्यादा चेंज आएगा इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी के अंदर। उसके साथ साथ काम भी हो सकता है। इस चीज को अब हम आगे बढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी, जो कि डेल यू चेंज इंटरनल एनर्जी को बता रहा है, डेल क्यू जो कि हीट सप्लाई या रिमूव हुई होगी, डेल डब्ल्यू जो कि आपको ये बताएगा कि कितना काम सिस्टम पर हुआ या सिस्टम ने किया। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास यहाँ पर गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के तौर पर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक ये मूवेबल एक पिस्टन है जो कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब शुरू में हम ये मानते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं ये इनिशियली मूव कर रहे होंगे इस कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो हम V ले लेते हैं। अब आप क्या करते हैं कि इस कंटेनर को हीट सप्लाई करते हैं जिसमें ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब जब आप इन गैस पार्टिकल्स को हीट सप्लाई करते हैं, तो जब हीट सप्लाई होगी इन गैस पार्टिकल्स को, तो इन पार्टिकल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, जो कि मोशन की वजह से होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हर एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि मोशन की वजह से होती है, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब चूंकि यहां पर आप ये मान के चल रहे हैं या मैं मान के चल रहा हूं कि जो गैस है इसके बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं n मोल्स मौजूद हैं। तो जब एक मोल की बात की जाती है किसी गैस की, तो उस एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं, जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा है, इस वजह से हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करना मेरे लिए या आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिर हम बात करते होते हैं इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो अब जब आपने हीट सप्लाई की तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब एवरेज पार्टिकल्स की
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से असल में टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अब यही तो आप चीज देखते हैं ना कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं किसी चीज को तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है माइक्रोस्कोपिकली, वो सारा का सारा प्रोसीजर पूछिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आप सप्लाई हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। अब उसके साथ साथ असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ी है। तो मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तमाम एनर्जीज का क्या होती है, सम होती है। तो चूंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, इस वजह से आपके पास जो इंटरनल एनर्जी हुई होगी वो भी असल में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि आपके पास डेल यू भी क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हीट को मैंने रिलेट कर लिया आपके लिए इंटरनल एनर्जी के साथ। अब इसी हीट को मैं रिलेट करता हूं वर्क डन के साथ, जो कि सिस्टम पर भी हो सकता है या सिस्टम कर सकता है। अभी मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है। आप हीट सप्लाई करते हैं तो ये गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज होगी। मोशन जब इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ इन पार्टिकल्स का जो आपस में टकराव है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। और ये नंबर ऑफ कोलिजन्स सिर्फ पार्टिकल्स के पीछे नहीं बढ़ेंगे, उसके साथ साथ इन पार्टिकल्स का कोलिजन जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ भी बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ये जो पिस्टन है जो कि मूवेबल है, इस पर भी ज्यादा टकराव होंगे आप पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड करेगी। गैस एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि जो पिस्टन है वो एक्चुअली क्या कर गया है, बार बार पार्टिकल्स की कोलिजन्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की जानिब क्या कर गया है, मूव कर गया। यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है। और उस सिनेरियो को आप इस तस्वीर में आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अब ये काम सिस्टम कर रहा है ना, तो जो ये वर्क मतलब सिस्टम आपका क्या है, अभी ये जो कंटेनर में गैस पार्टिकल्स मौजूद है वही सिस्टम है। और यही सिस्टम असल में इस पे काम कर रहा है और हीट सप्लाई आप करके सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अभी। तो जब गैस एक्सपैंड करती है यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको कहते हैं कि हम वर्क डन बाय सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ अगर गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करे, यानी कि ये जो पिस्टन है आपके पास वो असल में क्या हो जाए, ये नीचे आ जाए यहां पर, ठीक है। तो अब असल तो यहां पर था ना शुरू में, तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं गैस कंप्रेस हुई है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें जो तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई या रिमूव, या वर्क डन जो सिस्टम पर हुआ या वर्क डन बाय सिस्टम हुआ, इनके लिए हम साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करेंगे कि कब हम हीट को पॉजिटिव लेंगे, कब हीट को नेगेटिव लेंगे, कब वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, कब वर्क डन को नेगेटिव लेंगे, कब इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। तो अब साइन कन्वेंशंस की हम तरफ बढ़ते हैं। अब इन साइन कन्वेंशंस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए हम सिस्टम और सराउंडिंग की टर्म्स में समझते हैं। सराउंडिंग को हम अपना सिस्टम का एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब हीट आप पॉजिटिव तब लेंगे जब हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से किसकी तरफ, सिस्टम की तरफ। तो ये जो तीर का निशान है जो कि सराउंडिंग से पॉइंट कर रहा है सिस्टम की तरफ, इसका मतलब है हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ दी जा रही है। तो आपके पास जो डेल क्यू है वो आप क्या लेंगे यहां पर, फिर पॉजिटिव। लेकिन अगर यही हीट सिस्टम रिलीज कर रहा हो सराउंडिंग में, जैसे अगर आपके पास यहां पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सिस्टम बहुत हॉट हो और सराउंडिंग कोल्ड हो, तो हीट ट्रांसफर क्या होगी, कहां से होगी, सिस्टम से किसकी तरफ, सराउंडिंग की तरफ ना। यानी कि सिस्टम हीट को क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, खारिज कर रहा होगा। तो फिर ये तीर का निशान आपको ये बता रहा है कि जो हीट है वो जब सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो करेगी तो आपके पास जो डेल क्यू है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि लेस देन 0। इसी तरह सिस्टम पर भी काम हो सकता है, जैसे कि उसको शो करने के लिए मैं सिर्फ ये ग्रीन एरोज का रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये जो ग्रीन एरोज होंगे असल में इसको चलें यहां पर शो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान क्लियर हो जाए चीजों को। मैं सिर्फ ये एरो, अब ये एरो ये बता रहा है कि अगर सराउंडिंग वर्क करे या सराउंडिंग से काम हो रहा हो सिस्टम पर, यानी कि वर्क डन ऑन सिस्टम हो, तो वो हमने नेगेटिव लेना है। तो यहां पर मैं उसको लिख भी देता हूं कि वर्क डन ऑन जब सिस्टम होगा तो वो आपने क्या लेना है, सॉरी पॉजिटिव, मुझसे गलती होगी, यहां पर आप इसका पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जब यानी कि वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब यह है कि जैसे आपके पास
सराउंडिंग से सिस्टम पर काम किया जा रहा है और इसका जो है ना पिस्टन मूव होकर एक ओरिजिनल पोजीशन से असल में जो गैस का वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर दे। तो ये एक एग्जांपल बन जाती है वर्क डन ऑन सिस्टम की। अब इसी तरह जब गैस एक्सपैंड करेगी यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो बन जाएगा, यानी कि सिस्टम काम कर रहा होगा किस पर, सराउंडिंग पर। तो आपके पास उस सिनेरियो में वो वर्क डन हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये हम साइन कन्वेंशंस अपने लिए डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह जब आपके पास, अब चूंकि मैंने हीट का और वर्क डन का तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब सिर्फ रह गया है इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी का ये याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब होगा कि जो चेंज इंटरनल एनर्जी है वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फिर आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। तो आपके पास जो चेंज इंटरनल एनर्जी होगा वो असल में लेस देन क्या आएगा, वो जीरो आएगा। जैसे आप किसी चीज को हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाए तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने लग जाए, यानी कि चीज गर्म थी पहले और बाद में ठंडी होने लग जाए, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो फिर क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे कि एक चाय का कप गर्मियों में पड़े पड़े क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसकी कुछ टाइम के बाद जो इंटरनल एनर्जी है वो असल में क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि असल में टेम्परेचर क्या हो चुका होता है, डिक्रीज। इसी तरह अगर इसी चाय को आप मुसलसल हीट करते रहेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो ये जितनी भी साइन कन्वेंशन मैंने अभी सारी की सारी आपको बताई, ये स्पेसिफिकली ट्रू हैं जब मैं आपके पास इस तरह से अपनी इक्वेशन को लिख रहा हूं जिसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बराबर हो जितनी हीट सप्लाई या रिमूव हुई प्लस जो वर्क डन ऑन सिस्टम या बाय सिस्टम होगा। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। फिर आपके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, तो उसके मुताबिक फिर आप यहां पर साइंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने सारी की सारी साइन कन्वेंशंस को एक्सप्लेन किया। अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये असल में स्टेटमेंट भी है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी कि एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही खत्म कर सकते हैं, बस आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल करने से यानी कि उसको हीट करने से जो हीट सप्लाई होगी वो असल में उस हीट सप्लाई करने की वजह से इस पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर की वजह से कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज चेंज हुई, यानी कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हुई ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने इंटरनल एनर्जी खुद ब खुद बना ली या खत्म कर ली, या वो खुद ब खुद बन गई और वो खत्म हो गई हो। इसी तरह जब आप चीजों को रिफ्रिजरेशन यानी कि जैसे इस रिफ्रिजरेटर के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो इनका शुरू में तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, लेकिन आप घंटे 2 घंटे बाद देखें तो ये ठंडी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रिजरेटर होता है ये इनकी हीट को सक कर लेता है और सक करके इन्वायरमेंट में क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। अब ये खुद ब खुद ठंडी नहीं हुई होती, रिफ्रिजरेटर इनसे हीट लेता है और उस हीट को सराउंडिंग में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पर भी आपके पास हीट का चेंज इन्वॉल्व है, यानी कि एनर्जी की चेंज ही इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है, रेफ्रिजरेशन है, ये सारी की सारी एग्जांपल बन जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भी। तो आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें से एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन चीजों की डिस्कशन करेंगे। अब ये होते क्या है, इनकी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएगी। तो आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया।